हमारा जैसे लोगों को तो गली में आह्वान करूंगा, मेरे को डिबेट बंद करनी पड़ेगी अगर आप ऐसा माहौल करेंगे। मैं बंद कर रहा हूँ, आप ऐसा करेंगे तो बंद करना पड़ेगा। आप पुलिस से प्रशासन करना, पुलिस वाली मैं फिर से आह्वान करूंगा थोड़ा ये जो गली मोहल्लों पर नॉलेज रखने वाले मेरे को बंद करना पड़ेगा। आप आपके प्रश्न सभी लिए जाएंगे, मैं प्रश्न आपसे रिक्वेस्ट राकेश जी रिक्वेस्ट बताइए। पूरी बीजेपी वाहवाही लूटने वाली, तो आज हर हिंदू हमारा चाह रहा है, चाहे सिख है, ईसाई है, पंडित है, तो उस पर इन्होंने क्या ठोस कदम उठाए हैं। हर दिन लोग वहाँ कर रहते हैं, रोते हैं, अपने घरों को छोड़ के अभी भी आ रहे हैं, तो आप पूछिए कि क्या ठोस कदम उठाएंगे। राकेश जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा राकेश प्लीज आप आराम से बैठे, आपके प्रश्न आप प्रश्नों को 220-25 टेस्ट वहाँ पर फ्री होते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर छोटी सी बीमारी हो जाए, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, चंडीगढ़ से पीछे उसका इलाज नहीं होता है। और आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इससे पहले भी बड़ी बड़ी बातें, चुनाव आते बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में अगर हमीरपुर हॉस्पिटल की बात की जाए, बहुत सारे लोग जो है जब उनको पीजीआई रेफर किया तो रास्ते में उनकी मौत हो जाती है, और ये मंत्री खुद का अपना इलाज कराते हैं। आप पूछिए जितने भी हमीरपुर के अंदर कांग्रेस और भाजपा के विधायक हैं, क्या कभी पर्ची कटाई यहाँ पर आकर, क्या कभी अपने परिवार का इलाज करवाया कभी यहाँ पर आकर? आप इनसे पूछिए, इनसे खुद पूछिए, इनको जब यहाँ पर अलग अलग औहदों पर यहाँ पर बिठाया गया है, कितनी बार ये सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, कहाँ पर अपना इलाज करवाते हैं? मुख्यमंत्री खुद अपना इलाज बाहर जाकर करवाते हैं, जितने भी मंत्री विधायक सारे अपना इलाज बाहर जाकर, वोट तो बाहर से लेते हैं, टैक्स आम जनता से लेते हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात आती है तो हमीरपुर हॉस्पिटल के आप हाल देख लो। पानी बिल में तब्दील दिया, सिंचाई की योजना मैदान में हिमाचल प्रदेश की सबसे महंगी योजना। तो नौजवानों, अपनी सरकार से काम लेना सीख हो, आपकी सरकार बनी है जनता के विश्वास के ऊपर, जनता के काम करिए और छात्रों के हित में दूर और ड्यूटी नहीं है। योजनाएं बनाई और जब 2019 में हम दोबारा जनता के बीच गए तो 300 का आंकड़ा पार किया। उसी तर्ज पर हिमाचल के अंदर भी 2017 में हमने सरकार बनाई। आज चाहे पेंशन की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो, महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन की बात हो, युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, इन सभी सफलता के साथ 2022 में भाजपा फिर। सुनील जी, आपके ऊपर भाजपा ने अभी आरोप लगाया, सुंदरनगर में एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ शराब कांड, उसमें यहाँ पे बोला कि इसमें आपकी पार्टी का हाथ था। आपकी पार्टी क्या कहेंगे इसके बारे में? बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी हैरानी की बात है। आंसर है, आपका बयान चाहिए। आप पूछ रहे हैं, मुझे मैं आपसे कुछ नहीं बोला, आप पूछिए कब बोला। वो बयान आया, मीडिया का बयान है, मीडिया का बयान है, मीडिया का बयान है। आप बैठिए, मैं गलत मैं बता रहा हूँ, उन्होंने नहीं बोला। आप बैठिए, प्रश्न का आंसर सुनिए। सर बताइए, आप बड़ी हैरानी की बात है, सरकार इनकी, पुलिस इनकी, एसपी इनका, और हमीरपुर के घर के दरवाजे के ऊपर शराब बन रही है। और भाजपा ने हमारा बताइए क्या प्रश्न है? बड़ी देर से बोल रहे हैं, ये बार-बार एक चीज का गुणगान कर रहे हैं कि कार्यालय खोलेंगे। मैं इनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, पिछले 2 सालों से 20,000 छात्रों को छात्रवृत्ति योजना क्यों नहीं मिली? क्या करना है? छात्रवृत्ति योजना नहीं है, आरोप है कि कार्यालय की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, हिमाचल की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ऐसा है कि ये जिस स्कूल से आते हैं वहाँ यही पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ पर अपनी पार्टी से अनिल मनकोटिया जी और कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए सुनील शर्मा जी यहाँ पे उपस्थित हैं, और मैं फिर से एक बार जनता से आग्रह करूंगा, आइए और कुर्सी संभालिए। तो ये डिबेट जो है शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो मुद्दा रहेगा वो हिमाचल प्रदेश की प्रगति पर, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, या आम आदमी पार्टी जो अभी यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले 30 सालों में दोनों पार्टियों ने हिमाचल प्रदेश को और स्पेशली हमीरपुर को कहां तक जो है पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले प्रश्न मेरा राकेश शर्मा जी से रहेगा, जो कि डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में इनकी सरकार है, स्टेट में इनकी सरकार है, और वक्त जो होगा सिर्फ 1 मिनट होगा कि हिमाचल प्रदेश को इनकी पार्टी ने एक
पिछले 5 सालों में क्या क्या काम किए? सर आप ये बताइए कि भाजपा ने पिछले 5 सालों तक हिमाचल प्रदेश की तरक्की को करने के लिए कहां तक पहुंचा? ऐसा है, एम्स जैसा इंस्टीट्यूट जो आज़ादी के बाद पहला इंस्टीट्यूट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। प्रदेश में सड़कों की स्थिति इन 4 वर्षों में जितनी आज तक का इतिहास है, रिकॉर्ड है और पेपर है, बेहतरीन सड़कें हमने दी, शिक्षण संस्थान दिए, सड़कें दी और स्वास्थ्य की सेवाएं आज तक की बेहतरीन दी। हमारे पास डाटा है, किसी भी एंगल से कोई भी बहस करने के लिए हम तैयार हैं इन तथ्यों के साथ। सुनील शर्मा जी, जैसे भाजपा से राकेश शर्मा जी बोल रहे हैं कि इन्होंने पिछले 5 सालों में हिमाचल को काफी आगे बढ़ाया, चाहे शिक्षा की बात करेंगे, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस का धन्यवाद करता हूं। शिक्षण संस्थानों की जहां तक बात है, मैं हमीरपुर की बात करता हूं, हिमाचल की बात करता हूं। केवल जब से हिमाचल प्रदेश बनने की बात है, कांग्रेस के द्वारा ये जिला बनाया गया, पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे हमीरपुर जिला में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, स्वास्थ्य संस्थान हैं, वो कांग्रेस की देन है। और हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दिया, वो आज तक ये सरकार पूर्ण करने में असफल रही है। यहाँ तक कि जो मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी हैं, वो अपने कमरे लेकर के रह रहे हैं, उनके लिए हॉस्टल तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं का ये अंजाम है कि हमीरपुर में ये जो अस्पताल है, यहाँ पर कोरोना टेस्ट की मशीन जो है, वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी विधायक निधि से 35 लाख रुपया देकर के वो लगाई गई है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के दावे झूठे हैं, कुछ भी करने में असफल रहे। मनकोटिया जी आम आदमी पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों पार्टियां जो बता रही हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसमें हिमाचल प्रदेश के बनने के बाद स्पेशली जो अगर एजुकेशन की बात की जाए, आज हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 मिनट का समय, जल्दी बताइए। हिमाचल प्रदेश के अंदर 2000 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं। 55 स्कूल ऐसे हैं जो जिनमें सिर्फ एक कमरा है। और अगर जो हमारा प्राइमरी जो प्राथमिक शिक्षा की अगर पूरे प्रदेश के अंदर बात की जाए, कांग्रेस और बीजेपी ने शिक्षा का हिमाचल प्रदेश में बेड़ा गर्क किया है आज की डेट में। और अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो बिट्टू जी जैसे बोल रहे थे कि इसमें दोनों कांग्रेस और बीजेपी की, जैसे अभी कोरोना काल में जो इन्होंने घोटाला किया, राजीव बिंदल जी को वहां पर इस्तीफा देना पड़ा, तो भ्रष्टाचार इनका एक जो है बहुत बड़ा मुद्दा। आपने बताया भ्रष्टाचार मुद्दा है। राकेश जी, जैसे कि कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कहते हैं और आपके सुजानपुर के कांग्रेस के विधायक राणा जी कहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में भाजपा अपनी पार्टी के पेंशन के कागज तैयार कर ले, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ऐसा है कि उत्तराखंड में भी ऐसा ही कहते थे कांग्रेस वाले, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कहते थे। जमानतें जब्त हो गई, 4 राज्यों में हमने सरकार रिपीट की है। और जब 2019 का चुनाव था तब भी यही कहते थे। 14 में हमने सरकार बनाई। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। मनमोहन की सरकार सिर्फ घोटालों की सरकार थी, हर साल हर महीने नया घोटाला आता था। 2019 में इस देश की जनता ने, हमने 300 का भी लक्ष्य पार किया। मुझे लगता है जिस तरह की स्थिति इनकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में हुई है, वही स्थिति होने वाली है यहाँ भी। सुनील जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे आपको बता रहे हैं कि आपकी स्थिति तो बहुत हालत खराब है और भाजपा जो है आपके ऊपर आरोप लगाती है कि कहीं ना कहीं आपके अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी और 4 कार्यकारिणी अध्यक्ष हिमाचल में पहली बार हुआ है ऐसा, और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की तरफ से जो भाजपा आरोप लगा रही है कि परिवारवादी कांग्रेस जो है बढ़ाती आई आज तक, क्या कहेंगे इसके बारे में? 2014 में सरकार बनाई, मोदी जी ने जुमला दिया 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार में रातों रात करेंसी बंद कर दी गई और अभी हाल ही में इनकी सरकार को पेंशन इसलिए लगने वाली है, ये हम नहीं कहते हैं, जनता कहती है। पिछले कल टूर ऑन ड्यूटी, अरे नौकरी को भी टूर बना दिया। फौज जो हमारी प्रतिष्ठा की एक सम्मान है हमारे लिए, वहां पे नौजवानों को आप 4 साल के लिए नौकरी के लिए ऊपर भेजना चाहते हैं, उसके बाद सड़कों पे लाना चाहते हैं। ये मोदी के जुमले हैं, ये जनता फैसला करेगी।
आपने अभी अभी किसानों के लिए क्या काम किया? 2 साल तक, कितने समय तक किसान सड़कों पे बैठे रहे? अगर आप किसान हितैषी थे तो किसान का बिल वापस क्यों लिया? इसलिए ये जनता फैसला करेगी। आज का नौजवान बेरोजगारी के आलम पे पहुंच चुका है। पिछले कल इन्होंने धर्मशाला में, हमीरपुर में नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसाई हैं। नौजवान मिलना चाहते थे मोदी से और मोदी ने उनको बसों में बैठ के हवालात में बंद कर दिया। ये कैसा लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र में नौजवान अपनी बात प्रधानमंत्री से नहीं कर सकते हैं? ये एक तरफ की तानाशाही है। लोग, जनता इनको इस बार यहाँ से उखाड़ फेंकेगी और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मनकोटिया जी, आप पहले बताएं कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी क्या विचारधारा लेके आप इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पे? आम आदमी पार्टी का जन्म है 2012 के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था और बहुत बड़े कम समय में पूरे देश के अंदर जो पार्टी बड़ी भ्रष्टाचार में तो आपके सतेंद्र जैन जो ईडी में उन्होंने भी गिरफ्तार किया गया, कहेंगे इसके बारे में? नरेंद्र मोदी जो हैं आज की डेट में ईडी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सतेंद्र जैन जी हैं हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे और हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का क्रेज बढ़ रहा है, सतेंद्र जैन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और आज की डेट में जानबूझकर जो है सतेंद्र जैन के ऊपर ईडी की कार्रवाई वहां पर करवाई जा रही है। आप देखिए ईडी की तरफ से जो स्टेटमेंट आता है उसमें उनसे कोई भी किसी भी तरह की कोई रिकवरी नहीं होती है। और आज की डेट में बिना वजह जो है नरेंद्र मोदी द्वारा ईडी को हथियार बनाकर उनको परेशान किया जा रहा है। जनता से आग्रह करूंगा, कोई प्रश्न है तो जरूर पूछे, हाथ खड़ा करके पूछे आप। अगर आपका कोई प्रश्न है, मैं नीचे आ रहा हूँ, अगर आपका कोई प्रश्न है किसी का भी, आप आके यहाँ पे बैठे, किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछे, क्योंकि ये डिबेट सिर्फ जनता के लिए। क्या प्रश्न है आपका, बताएं। मेरा कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनसे एक प्रश्न है कि यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू की बहुत प्रेज कर रहे हैं, परंतु उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था नदौन में स्पाइस पार्क, उसका क्या हुआ अभी तक? कहां तक वो प्रोजेक्ट पहुंचा? उसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता दें। चलिए जरूर जवाब लेंगे इसके बारे में भी। और अगर कोई प्रश्न है किसी का, हाथ खड़ा करें, कृपया प्रश्न पूछे जरूर। जी सर, बताएं अपना प्रश्न। मेरा प्रश्न भाजपा के प्रवक्ता से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले इन्होंने हिंदुस्तान के किसानों को गिनी पिग बनाया, अब ये हिंदुस्तान के नौजवान। आप प्रश्न पूछे, वो कमेंट ना करें, आप प्रश्न पूछे। ये मैं पूछना चाहता हूँ ना कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये देश में इतनी अराजकता ये क्यों फैला रहे हैं? राकेश शर्मा जी, ये जो आपका प्रश्न जनता ने पूछा है, इनका कहना है कि क्यों अराजकता फैलाई जा रही है? ऐसा है, आजादी के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने, मैं इनको बताना चाहूंगा आंकड़ों के साथ, थोड़ा सुने, 10 करोड़ 35 लाख गरीब किसानों के खाते में 2,20,000 करोड़ रुपया जारी किया। हिमाचल प्रदेश में भी 9,35,000 किसानों के खाते में 2,200 करोड़ रुपया अब तक जारी कर चुके हैं। कांग्रेस बताए कि उन्होंने कभी 1 करोड़ रुपया भी गरीब किसानों के लिए जारी किया। मैं तथ्यों के साथ बता रहा हूँ, आज गांव का गरीब किसान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यूपी में भी आंदोलन था, हमने माना जो कुछ चीजें अमेंड करनी थी की, और यूपी का सारा किसान जब चुनाव आए तो भाजपा के साथ खड़ा हुआ और ऐतिहासिक जीत के साथ हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पर वापसी की। जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कांग्रेस तो जमानत भी जब्त हो गई। सुनील जी बात सीधी करेंगे, ये आंकड़ों की बात करेंगे। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, भाजपा आरोप लगाती है कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश 70,000 करोड़ के नीचे दबा है। जब आपने सरकार छोड़ी तो 45,000 करोड़ का कर्जा था। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सरकार कर्जे जो हैं वो जनता की सुविधा के लिए लेती है, और जब से सरकारें बनती आ रही हैं, मैं इनसे बबली जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपने किसानों की बात की, आपका विभाग है BOCW, जहां पे गरीब माताएं, गरीब बुजुर्ग, जिनके लिए 90 दिन की दिहाड़ी के बाद उनको मशीनें दी जाती थी, वॉशिंग मशीन, सोलर मशीन, और उनको सोलर मशीन के साथ साथ उनको इंडक्शन चूल्हे दिए जाते थे। कब से इन्होंने बजट तक नहीं दिया BOCW के लिए? मनरेगा के लिए क्यों नहीं दिया? 20,000 छात्रवृत्तियां अभी तक क्यों रोकी गई हैं? और जो भी ये काम करते हैं अपनी पसंद के अनुसार करते हैं। तो किसानों के लिए जो सरकार काम करती थी मनरेगा के द्वारा, जो कि मनरेगा इस समय हिंदुस्तान में, विश्व में सबसे बड़ी योजना है गरीब माताओं के लिए, मदद के लिए, इन्होंने BOCW के द्वारा क्या उस बजट को पूरा किया? क्या किसानों की मदद की? क्या 90 दिन के लोगों को जो इनका बजट आया था प्रश्न सुनिए, आपके ऊपर भाजपा आरोप लगाती है कि 45,000 करोड़ को कांग्रेस ने दिया ना। करोड़ की बात करिए, मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, पेट्रोल, डीजल और गैस के महंगे दाम क्यों हैं? जब पेट्रोल और डीजल 3 रुपए 30 पैसे हमारी सरकार
1 लीटर के ऊपर कमाती थी। ये बात करते हैं इंटरनेशनल रेट के ऊपर, ये 1 लीटर के ऊपर 10 गुना रेट कमा रहे हैं, जो कि कब तकरीबन 33 रुपए बनता है। और जब ये चारों सीटें हार गए तो चारों सीटों हारने के बाद इन्होंने पेट्रोल डीजल को 10 रुपए सस्ता कर दिया। आज की तारीख में ये 33 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब इंसान को पेट्रोल और डीजल की मार महंगी पड़ रही है, उसका जवाब दे। पेट्रोल और डीजल जब महंगा होगा, बसों के किराए महंगे होंगे, सीमेंट महंगा होगा, ईंट महंगी होगी, हर चीज महंगी होगी। ठीक है, जवाब महंगाई के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। सुनील जी जवाब लेंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा ने 70,000 करोड़, हालांकि कर्जा उन्होंने भी लिया, कर्जा आपने भी लिया, पर सीएजी की रिपोर्ट की मैं बात करूंगा। सीएजी रिपोर्ट ने आपको पॉइंट आउट किया कि आप अपने बजट को संभालिए, हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट पे 29% ही खर्चा रहता है और कर्जा जो है सरकारें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट में ही दे रही है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ऐसा है कि पहला प्रश्न जो किया BOCW, मैं इनसे प्रश्न करता हूं, जब से बोर्ड बना है, थोड़ा तथ्यों के साथ सुनिए, जब से बोर्ड बना है पिछले 14 सालों में पूरे हिमाचल में केवल 12 कार्यालय थे। मजदूरों को धक्के खाना पड़ते थे सारा दिन। मुझे जब से चेयरमैन बनाया गया 8 महीनों में 12 से आज प्रदेश के अंदर कार्यालयों की संख्या 26 है। नंबर 1। नंबर 2, जो पैसा शिक्षा का बजट जो हम दे रहे हैं, मैं बिल्कुल तथ्यों के साथ पूछ रहा हूं, इनसे पूछता हूं, पूरे हिंदुस्तान में BOCW हिमाचल प्रदेश मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा बजट का प्रावधान 1,20,000 रुपये अगर मजदूर का बच्चा PhD की पढ़ाई करना चाहता है। तीसरा विषय, पंजीकरण के लिए बिल्कुल आसान किया। कांग्रेस के समय तो बोर्ड मात्र 3-4 विधानसभाओं तक सीमित था। आज मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर भरमौर में भी गया हूँ और सिरमौर में भी गया हूँ। शर्मा जी यहाँ पे नहीं हम आएंगे, हम बात करेंगे कि कर्जा हिमाचल का जो बढ़ रहा है, इस वक्त 70,000 करोड़ कर्जा हो गया। सीएजी ने आपको पॉइंट किया, कहाँ पे कमी रह रही है? ऐसा है, विकास की योजनाएं देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए पेंशन की सुविधा कांग्रेस के समय 80 वर्ष थी, जब डेथ बेड पे होते थे उस समय देते थे पेंशन। भाजपा ने आज उसको 60 वर्ष किया है। ये समाज की बेहतरी के लिए, हमारे बुजुर्ग लोगों की बेहतरी के लिए हिमाचल प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज हमने बनाए हैं। एम्स को अगले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी एम्स को जनता को समर्पित कर रहे हैं। सड़कों का निर्माण पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन हिमाचल में हुआ है। आप बताएं अनिल मनकोटिया जी, आप आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये जो दोनों पार्टियां आपस में अभी आरोप लगा रही हैं, और कुछ दिन पहले ये दोनों पार्टियां आप पे आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री मिंजर मेला बना के चले गए हमीरपुर में। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो कार्यक्रम होता है उसमें मिंजर मेले की जो बात है, स्लिप ऑफ टंग वो होता है, लेकिन जो आपने अभी बकाया ऋण की जो बात की, हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसने जो जब सरकार में आए उसमें आने के बाद जो है GDP का 3% को लेकर आए, और हिमाचल प्रदेश का जो बकाया ऋण है वो GDP का 40% है। पूरे देश के अंदर जो है दिल्ली एक ऐसी आम आदमी पार्टी की सरकार जहां पर बनी जिसने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को वहां पर बढ़ाने की बात की, उसमें बजट बढ़ाया। शिक्षा का जो बजट है वहां पर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा 25% जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं। मनकोटिया जी जवाब आप सीधा दीजिए। आपकी पार्टी हिमाचल में 70,000 करोड़ खर्चा है, और कांग्रेस के जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है वो बोल रहे हैं कि हर हिमाचल का जो आदमी है 75,000 कर्जे के नीचे है। पंजाब की बात करें 3 लाख करोड़ आपके ऊपर कर्जा, हर पंजाब का नागरिक 1 लाख के नीचे कर्जे। ये कर्जा जो सरकारें लेके सरकारें चला रही हैं, आप किस चीज के ऊपर इस चीज को कम करेंगे? देखिए, जो मैं आपको स्पष्ट उत्तर दे रहा हूँ, दिल्ली का जो एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल्ली में तो आपका बिजनेस है ना, जीएसटी वहां पे रेवेन्यू ज्यादा है, यहाँ पे क्या है? दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर हमने GDP का 3% लाया। अभी पंजाब के अंदर भी हाल ही में सरकार बनी है। आप देखिए, सरकार में आने के बाद 35,000 कर्मचारियों को वहां पर पक्का किया। जो फिजूल खर्ची वहां पर जो पेंशन जो है 3-4 पेंशन वहां पर विधायक और मंत्री ले रहे थे उसको कम किया, उसको 1 पर लेकर आए, और निश्चित तौर पे जो फिजूल खर्ची वहां पर कम की, ये सारा पैसा वेलफेयर स्टेट के तौर पर लोगों के हित के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार जो है जनता को लूटा है,
सारी की ये जो कर्जा जो यहाँ पर बढ़ाया है, निश्चित तौर पर जब हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार आएगी, जो दिल्ली का जो मॉडल है, जिस तरीके से वहां पर जो है जीडीपी का जो मैंने आपको आंकड़ा दिया, तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के अंदर ही उसको लेकर आएंगे। और ये सारा भ्रष्टाचार जिसको लेकर आम आदमी पार्टी, जिसकी जो जन्म जो है हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी का हुआ है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अगर सरकार बनती है तो जितना भी जो भ्रष्ट मंत्री है, जितने भी इससे पहले जिस तरीके से पंजाब के अंदर उनको जेल की हवा खानी पड़ रही है, आने वाले समय के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरीके का यहाँ पर लागू किया जाएगा। सुनील शर्मा जी, आपसे एक प्रश्न पूछूंगा मैं। जैसे कि भाजपा ने रिकमेंड किया, जेपी नड्डा जी ने किया कि हिमाचल में जो चुनाव लड़े जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जयराम की अध्यक्षता में लड़े जाएंगे, आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के पास ना दूल्हा है ना बराती। आपका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है? चुनाव मुख्यमंत्री के नाम पे नहीं लड़े जाते हैं जयराम जी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े जाते हैं विकास के मुद्दे के ऊपर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आप हर मुद्दे पे सफल हुए हैं। आपने ना तो नौजवानों को रोजगार दिया है, और शिक्षण के क्षेत्र में हमीरपुर में एक शिक्षण संस्थान कांग्रेस की सरकार ने बनाया है। आप सड़कों की बात करते हैं, बाईपास सबसे बड़ी योजना कांग्रेस सरकार की दी हुई है। REC हमीरपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, अपना हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जितने BEd कॉलेज जितने भी है, कौन से मुख्यमंत्री के नाम के ऊपर? सरकार को बनाने के लिए जनता का विश्वास जीतना पड़ता है, और जनता के विश्वास जीतने के लिए मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई क्यों बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री ना तो आज जवाब दे सकते हैं ना कल जवाब दे सकते हैं। हमारा मुख्यमंत्री जो भी होगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनाएगी और जनता इनसे महंगाई का जवाब मांगेगी, नौजवान इनसे टूर ऑन ड्यूटी का जवाब मांगेगी, और इनकी सरकार को बर्खास्त करेगी। राकेश शर्मा जी बता रहे हैं कि हमारे को मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है, क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसा है कि जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस सरकार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी चला रहे हैं, उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी इनको कोई अध्यक्ष नहीं मिला। उसी परिवार से पुरानी जो परिपाटी है, हमने परिवारवाद को खत्म किया। इन्होंने विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह, वो दोनों पूरे प्रदेश में घूमकर काम कर रहे हैं, कोई कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। मुझे लगता है 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, और ये वैसे तो पार्टी का इंटरनल मैटर है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जैसा ऑनेस्ट आदमी, आज तक ईमानदारी के साथ काम कर रहे, गांव का एक मिस्त्री का बेटा, उसको भी प्रतिभा सिंह पूछती है कि तो सामान्य घरों में चले जाते हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री की गरिमा को नीचे किया है, यानी एक सामान्य परिवार में जाना, मुख्यमंत्री की गरिमा को नीचे करना या सामान्य लोगों के साथ मिलना है। आज एक प्रश्न प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता इस रजवाड़शाही के खिलाफ इस तरह का प्रश्न खड़ा करती है। क्या कहेंगे आप? सुनील शर्मा जी क्या कहेंगे? फिर से यही कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री प्रश्न नहीं है, विकास प्रश्न है, रोजगार प्रश्न है। ये परिवारवाद की बात करते हैं। आपके बगल में कुछ किलोमीटर की दूरी के ऊपर धूमल, अनुराग ठाकुर तो ये परिवारवाद बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उनका जवाब दें। इनकी सरकार में कई मंत्री संतरी ऐसे हैं जो परिवारवाद से निकले हैं। हम परिवारवाद की बात नहीं कर रहे, हम मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे, हम विकास की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बने या हिमाचल प्रदेश का कोई भी MLA बने, ये हाई कमांड का निर्देश होगा, उसको पालन किया जाएगा। लेकिन आप विकास के मुद्दे को भटकाना क्यों चाहते हैं? महंगाई के मुद्दे को क्यों भटकाना चाहते हैं? नौजवान के रोजगार के मुद्दे को क्यों भटकाना चाहते हैं? यहाँ पे पिछले 10 साल से हमीरपुर में नरेंद्र ठाकुर जी MLA रहे, उससे पहले धूमल जी MLA रहे। आप बताइए कि हमीरपुर विधानसभा में ना तो पार्किंग है, और हर दिन आज यहाँ पे चलान होता है। आपने पार्टी की व्यवस्था नहीं थी, आपने पानी की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे पानी प्रॉपर नहीं आता है। कौन सी योजना हमीरपुर विधानसभा में की गई है, ये आप बताएं। कौन सा शिक्षण संस्थान आपने हमीरपुर विधानसभा में किया? राकेश शर्मा जी आपसे जवाब लेंगे, पहले हम अनिल मनकोटिया से एक प्रश्न पूछे। ये दोनों पार्टियां आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये आरोप लगाती हैं कि आप अपनी खालिस्तान की जो विचारधारा लेके आप चुनाव नहीं जीत सकते हिमाचल में, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? खालिस्तान जो है अभी भी नहीं बन पाया। इसके पीछे पंजाब के अंदर अकाली, कांग्रेस, भाजपा, इनकी जब सरकारें वहाँ पर रही हैं, उस दौरान इन्होंने इनको खाद दी वहाँ पर। और आज की डेट में खालिस्तान को अगर आप आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल शिक्षा का बेस्ट मॉडल लाने में कामयाब रहते हैं, दिल्ली के अंदर अगर स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक के नाम से वहाँ पर एक बढ़िया मॉडल लाने में कामयाब रहते हैं, और जो कर्जा जिसकी हम बात कर रहे थे उसको कम करने की बात करते हैं,
तो निश्चित तौर पर जो है खालिस्तान का मुद्दा जानबूझकर जो है विपक्ष द्वारा जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर थोपा जाता है। आप देखिए धर्मशाला के अंदर जिस तरीके से वहां पर झंडे लगे, अगर वैसी बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी खालिस्तान तहत पसार रहा है, लेकिन उसके लिए अगर हम भाजपा सरकार को दोषी ठहराएं तो निश्चित तौर पर जो असामाजिक तत्व इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं उसको पकड़ना जो है पुलिस और जो वहां पर सरकार है उनका काम है। राकेश शर्मा जी, जैसे कि सुनील शर्मा जी ने आप पे आरोप लगाए कि ये परिवारवाद जो है इनके ऊपर गलत चीजें बना रहे हैं, और हमीरपुर की डेवलपमेंट के लिए जयराम सरकार ने पिछले 5 साल में क्या करे, सीधा प्रश्न किया कांग्रेस ने। ऐसा है, ये बार बार कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा हिमाचल प्रदेश ने, अगर वैक्सीनेशन की बात करें, जहां तक सरकार की स्थिति है पूरे हिंदुस्तान में आज तक जब भी कांग्रेस की सरकारें रही और देश के ऊपर जब भी कोई आपदा आई, देश को 10-10 वर्ष 15-15 वर्ष विदेशों की ओर देखना पड़ता था, मुंह ताकना पड़ता था। आज कोरोना जैसी महामारी जब इस देश के ऊपर आई, पूरी दुनिया के ऊपर आई, मोदी जी के नेतृत्व में हमने 3-3 वैक्सीनेशन तैयार की। इस देश को, इन्हें यूरोप जैसे देशों को भी भारत ने वैक्सीनेशन दी। कांग्रेस के राज में आज तक आजादी के बाद जब भी कोई इस तरह की आपदाई विदेशों की तरफ हाथ फैलाकर चलते रहे। आज देश के लिए बड़े स्वाभिमान की बात है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है जिसके आगे विदेश के लोग, चाहे यूक्रेन की समस्या हो, यूक्रेन के अंदर जो भी तिरंगा लेकर चला उसके ऊपर किसी की हिम्मत नहीं हुई। पाकिस्तान के लोगों ने भी तिरंगा लेकर अपनी जान बचाकर यूक्रेन से निकले। आज देश को ऐसा नेतृत्व मिला है। आज ये बात करते हैं, मनमोहन सिंह जी चौथी लाइन में चलते थे जब वर्ल्ड वाइड लीडर्स की बैठक होती है, और आज नरेंद्र मोदी चाहे अमेरिका जाते हैं चाहे यूरोप के अंदर जाते हैं, पहली लाइन में खड़े होकर भारत को अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया। मैं फिर से आग्रह करूंगा कि अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है कृपया हाथ उठाएं जरूर, और क्वेश्चन ऐसा भरे जिससे माहौल खराब ना हो। पहले बता दूंगा, बताइए प्रश्न बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गेहूं के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया वो क्यों लगाया, और उससे भारत की जनता को क्या फायदा हुआ, क्योंकि इससे जो भारत का रेवेन्यू है वो कम हो रहा है। तो आप कृपया बताइए और तथ्यों के आधार पर इसका जवाब दीजिए। आपका क्या प्रश्न है, आप बताइए प्रश्न। मेरे 2 क्वेश्चन है, एक किसानों के रिलेटेड है और दूसरा है फौजियों के रिलेटेड है। मैं ये किसान कांग्रेस के ना भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि जब इन्होंने नई कृषि कानून लाए तब इन्होंने उसको बहुत सही ठहराया, लेकिन हजारों लोग मर गए। मरने के बाद इन्होंने उसी कृषि कानून को वापस लिया, वो क्या कारण थे, क्यों, कैसे ठीक हो गया? दूसरा, जो इन्होंने नई पॉलिसी अभी सेना के लिए लाई है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये नीति कांग्रेस की सरकार लाती तो ये देश विरोधी हो जाती, ये चाइना से मिले हुए थे, पाकिस्तान से मिले हुए थे। आप प्रश्न पूछे। मेरा प्रश्न ये है कि ये नीति कैसे ठीक है? आज सारे फौजी हिमाचल हिंदुस्तान के बोल रहे कि गलत नीति है जो एक्सर्विसमैन है, तो ये कैसे ठीक है और कैसे नहीं है? मैं और आग्रह करूंगा प्रश्न पूछे आप, किसी और का प्रश्न। जी सर पूछिए। मेरा भाजपा के प्रवक्ता से प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट में 30,000 नौकरियां देने का वादा किया, आपका कार्यकाल समाप्ति की ओर पर है, आप क्वेश्चन पूछिए, समाप्ति रखिए। आप 30,000 नौकरियां जो हैं कैसे देंगे, और अभी तक आपकी कितनी नौकरियां जो हैं आपने दी हैं? और कोई प्रश्न इसके अलावा आपका किसी का? आपसे मैं फिर से बात करता हूँ सर, ये जो आप कांग्रेस के बताइए। जहां तक नौकरियों की बात है, पुलिस भर्ती लीक मामला, पेपर लीक हो गया, जेओए का आज तक एग्जाम नहीं निकला, जेबीटी का 4 साल से परिणाम नहीं निकला, पैरावेटनरी असिस्टेंट की आज तक नौकरियां नहीं लग पाई। इन्होंने हमेशा हर मामले को बाधा पहुंचा करके एक भी नौकरी अभी तक नहीं करी है, और पुलिस भर्ती लीक के मामले में इन्होंने कौन सी कानूनी व्यवस्था शुरू की है, उसका क्या जवाब देंगे? हर जेओए का आज तक एग्जाम नहीं हो पाया, पैरावेटनरी असिस्टेंट की आज तक नौकरी नहीं मिली, और जो 10 साल से पैरावेटनरी असिस्टेंट नौकरियां कर रहे थे उनको अगले 5 साल के लिए इन्होंने और टेम्परेरी के ऊपर कर दिया। इनके पास कोई भी योजना नहीं है, पेंशन के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जुमलों की सरकार है। विदेश की बात करते हैं, अरे हिमाचल प्रदेश की बात करिए, हिमाचल प्रदेश की जनता आपको नकार चुकी है, विदेशों में जाके आप सैल्यूट लेते हैं। उत्तर ले लेंगे, क्या कहेंगे? इनका आरोप आपके ऊपर। ऐसा है कि सबसे पहले तो मेरे युवा साथी ने एक प्रश्न पूछा कि गेहूं का एक्सपोर्ट, आप जरा टाइम्स ऑफ इंडिया आप सुनेंगे साथी जिन्होंने प्रश्न किया, पिछले 20 दिन पहले का टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट पढ़िए। भारत का जो एक्सपोर्ट हुआ है, कृषि का एक्सपोर्ट आजादी के बाद पहली बार 14% बढ़ोतरी हुई है। उसमें जानकारी को थोड़ा तथ्यों के साथ सुनिए। दूसरा, जब प्रधानमंत्री जी से
पत्रकार ने पूछा कि पहली बार इतना एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई जबकि दुनिया में सब जगह डाउन हुआ, तो मोदी जी ने कहा कि भारत के पास इतना अनाज है कि हम सारी दुनिया को खाना खिला सकते हैं। आज देश का कृषि, देश का एक्सपोर्ट बहुत आगे बढ़ा है। देश के किसानों की स्थिति पहली बार 1 लाख करोड़ रुपया कृषि के मूलभूत ढांचे के लिए बजट में रखा है। आज तक आजादी के जितने मर्जी बजट देखिए, कभी भी इतना पैसा नहीं रखा। हिमाचल प्रदेश में आज तक कांग्रेस की सरकार नहीं, एक भी सीए स्टोर सरकारी क्षेत्र में नहीं था। जयराम ठाकुर जी ने 25 करोड़ रुपया सीए के लिए पहली किस्त और 25 करोड़ दूसरी किस्त जारी कर दी है। तीसरा विषय मंडियों के विकास के लिए मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, वीरभद्र की सरकार ने पैसा बंद कर दिया था जो सड़कों के निर्माण के लिए एपीएमसी के माध्यम से पैसा मिलता था। पिछली सरकार में बंद था। जब मैं अध्यक्ष बना, हमने जयराम ठाकुर के सामने मांग रखी और वो दोबारा शुरू कर दिया, जो एपीएमसी का पैसा छोटे छोटे गाँव को कनेक्ट करने के लिए दिया जाता था। 197 करोड़ रुपया पहली बार हिमाचल प्रदेश। राकेश जी उत्तर लेंगे इसके बारे में, शॉर्ट आंसर दीजिए। मेरा भाजपा से फिर से प्रश्न है, पेट्रोल, डीजल, गैस और नौकरियों के बारे में आपका क्या कहना है? आपकी विकास, पेट्रोल महंगा क्यों है, डीजल महंगा क्यों है, गैस महंगा क्यों है, नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? टूर ऑन ड्यूटी के पक्ष में हमारे नौजवान सड़कों पे आ गए हैं, ये कौन सी योजना बनाई है आपने? और आप कहते हैं 17 से 21 साल का नौजवान टीओडी में नौकरी प्राप्त करेगा। 21 साल का नौजवान अगर जब नौकरी प्राप्त करके आप सड़कों में वापस आएगा, उसके 75% आप नौजवानों को वापस भेजेंगे, उसके लिए आपकी क्या योजना है? क्या 25% जिन लोगों को आप सिलेक्ट करेंगे, क्या उसके लिए कोई कमीशन है, क्या कोई योजना है? बिना किसी योजना के ये सगुफे हैं, केवल मात्र जुमले हैं, लेकिन हमारा नौजवान नहीं भटकेगा। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम के ऊपर, टीओडी के ऊपर ये सरकार जहां से बर्खास्त होगी, इसका जवाब दिया जाए। क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं सरकार बर्खास्त हो। मैं इनसे पूछता हूं, जरा लेटेस्ट आंकड़े देखें मेरे साथी कृपया। छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में इनकी जहां सरकारें हैं, उनसे सस्ता गैस, डीजल और पेट्रोल भाजपा की सरकारें दे रही हैं। आप ये बताएं कि अपने राज्यों में क्यों नहीं सब्सिडी कम करते? दूसरा विषय, इस गलतफहमी में न रहे, ये गलतफहमी उत्तराखंड में भी थी, इनको बाहर बैठे हैं दूसरी बार, यूपी में जमानतें जब्त हो गई, गोवा में हमने चौथी बार सरकार बनाई। पूछना ये केंद्र में 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किसानों, मजदूरों सबको साथ लेकर योजनाएं बनाई, और जब 2019 में हम दोबारा जनता के बीच गए तो 300 का आंकड़ा पार किया। उसी तर्ज पर हिमाचल के अंदर भी 2017 में हमने सरकार बनाई। आज चाहे पेंशन की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो, महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन की बात हो, युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, इन सभी सफलता के साथ 2022 में भाजपा फिर सरकार बनाई। मनकोटिया जी आप सीधी बताइए, ये दोनों मतलब कांग्रेस कह रही है अपनी सरकार बनाएंगे, भाजपा बोल रही है अपनी सरकार बनाएंगे, आप क्या करेंगे? ये सरकार तो जो मर्जी बनाए, लेकिन बबली जी खुद कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और आज की डेट में पिछले 2 साल से जो कल्याण बोर्ड की तरफ से लोगों को बेनिफिट मिलते थे, वो पिछले 2 साल से नहीं मिले हैं। दूसरा, ये जो बबली जी जो पूरे प्रदेश के और देश के अंदर जो जिस तरीके से भाजपा की सरकार है, इनकी तरफ से जो जितने भी आंकड़े यहाँ पर पेश किए जाते हैं, सारे के सारे पता नहीं कहाँ से, कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आंकड़े लेकर आए हैं। ये सारे के सारे आंकड़े जो हैं वो झूठे हैं। आप देखिए बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ी। आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर पहली बार कोई प्रधानमंत्री, कोई सरकार निर्णय लेती है कि हमने इस तरीके से यहाँ पर अग्निपथ जैसी योजना लानी है, और अगले दिन आप देखिए, आज भी, पिछले कल भी नौजवानों ने पता नहीं कितना हंगामा कर दिया। हमीरपुर के अंदर यहाँ पर मोदी के पोस्टर फाड़ दिए, भाजपा के झंडे जला दिए, लेकिन शायद इन तक वो खबर नहीं पहुंच रही है, पता नहीं कौन सी दुनिया में लोग सोए हुए हैं। और आज की डेट में नौजवान जो है, नौजवान जो है लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं। और ये कैसी योजना लेकर आए? फौज में पेंशन खत्म करने की योजना इस तरीके से लेकर आए हैं कि आप देखिए 4 साल कौन सी फौज की नौकरी होती है? अब मैं कांग्रेस से सवाल पूछूंगा सर, एक प्रश्न मेरे को समय दीजिए। अभी इन्होंने कहा कि पेट्रोल के दाम कम करने के लिए, डीजल के दाम करने के लिए प्रदेश की सरकारें सब्सिडी क्यों नहीं करती है? मैं तो याद दिलाना चाहूंगा, मनमोहन सिंह जी की सरकार के में 1 लीटर तेल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 30 पैसे के करीब लगती थी, और मोदी जी के सरकार में 1 लीटर तेल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो 33 रुपए समथिंग पैसे लगाया जाता है। और ये को कम
कम क्यों नहीं करते हैं? जो ऑयल बॉन्ड है वो एक पर्टिकुलर अवधि में कम किए जाते हैं। आप तेल, पेट्रोल, डीजल को कम कर सकते हैं, लेकिन 33 रुपए जो कि 11 गुना महंगा एक्साइज ड्यूटी मोदी सरकार ले रही है, उसका जवाब ये है कि आज पेट्रोल और डीजल के लिए हमारी जनता त्राहिमाम कर चुकी है। सुनील जी, आपके ऊपर भाजपा ने अभी आरोप लगाया, सुंदरनगर में एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ शराब कांड, उसमें यहाँ पे बोला है कि इसमें आपकी पार्टी का हाथ था। आपकी पार्टी क्या कहेंगे इसके बारे में? बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी हैरानी की बात है। आंसर है, आपका बयान चाहिए। आप पूछ रहे हैं, मुझे मैं आपसे पूछ, आप पूछिए कब बोला वो बयान आया? मीडिया का बयान है, मीडिया का बयान है, मीडिया का बयान है। आप बैठिए, आप बैठिए। मैं गलत मैं बता रहा हूँ, उन्होंने नहीं बोला। सरकार भारतीय जनता पार्टी एक मिनट, मैं जवाब उनसे आप बैठिए, प्रश्न का आंसर उनसे लूंगा। सर बताइए, आप भाजपा के बारे में। बड़ी हैरानी की बात है, सरकार इनकी, पुलिस इनकी, एसपी इनका, और हमीरपुर के घर के दरवाजे के ऊपर शराब बन रही है, और आदमी हमारा पुलिस प्रशासन इनका ये नाकाम सरकार है, ये मिली भगत की सरकार है। जब नीरव मोदी और मलाया हवाई जहाज में उड़ जाते हैं, हिंदुस्तान का करोड़ों रुपए लेकर के बिना मिली भगत के उड़ जाते हैं, ये सरकार इनकी, प्रशासन इनका, और दोषी हम। ये बिल्कुल गलत है। हम चाहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कैसे एसपी की कोठी के नीचे नकली शराब बनी गई और लोगों की मृत्यु हो गई? हमारा कोई नहीं, भाजपा आप पे आरोप लगा रही है कि महामंत्री आपके पकड़े गए इस केस में, क्या कहेंगे? सुरेश, इनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अभी मनकोटिया जी ने कहा, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा घोटाला जिसकी वजह से उनकी कुर्सी से उतारा गया, आज तक उसकी जांच सामने नहीं आई है। ये अपनी प्रशासन से, अपनी सरकार से बचने के लिए कांग्रेस के लोगों के ऊपर प्रचार करते हैं। क्या करेंगे सर? ये जो कह रहे हैं अपना प्रचार बढ़ाने के लिए, हमारा कोई रोल नहीं था, कांग्रेस कहेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे? ऐसा है कि मैं अपने दोनों साथियों से पहले तो चाहता हूं कि ऑफिस में आए, मैं इनको आंकड़े बताता हूं कि जब तुम्हारी सरकारें रही तो केवल जो BOCW का बार बार प्रश्न कर रहे हैं, और तथ्य इनको किस तरह के तथ्य चाहिए मैं देता हूं। आज तक केवल 12 कार्यालय थे आज तक, अब 26 कार्यालय है हिमाचल। लाभ पहले सुनिए, शिक्षा का बजट मैं आपको बताइए क्या प्रश्न है? बड़ी देर से बोल रहे हैं, बताइए प्रश्न। माननीय बबली जी से पूछना चाहता हूँ कि ये बार बार एक ही चीज का गुणगान कर रहे हैं कि कार्यालय खोलेंगे। मैं इनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, पिछले 2 सालों से 20,000 छात्रों को छात्रवृत्ति योजना क्यों नहीं मिली? क्या करना है? छात्रवृत्ति योजना नहीं है, आरोप है कि कार्यालय की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, हिमाचल की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ऐसा है कि ये जिस स्कूल से आते हैं वहाँ यही पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ पर। अब इनको दूसरी बात बताता हूँ, शिक्षा का बजट जो BOCW का वो 3 गुना बढ़ोतरी की है। मेरे साथ आइए जिसको डाउट है। पहले PhD के छात्र को एक साल में 20,000 मिलता था, अब 1,20,000 कर दिया है। कोई डाउट हमने दिया, आपसे आग्रह करूंगा, आप थोड़ा समझ बैठिए। आपका प्रश्न आप पूछिए, आपका प्रश्न आप पूछिए, आपका प्रश्न का मौका लिया। अगर आप ऐसे माहौल खराब करेंगे मैं बंद कर दूंगा। आप बताइए, बंद कर दूं? आप प्रश्न पूछिए। 2 साल से मिला ही नहीं, तो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप आराम से बैठिए। बताइए सर, क्या बताइए? छात्रवृत्ति योजना की बात छोड़िए, हमारा ये मैं फिर से आग्रह करूंगा, जैसे लोगों को जो गली में मिलते हैं उनको पता नहीं है। आह्वान करूंगा, मेरे को डिबेट बंद करनी पड़ेगी अगर आप ऐसा माहौल करेंगे। मैं बंद कर रहा हूँ, आप ऐसा करेंगे बंद करना पड़ेगा। आप पुलिस से प्रशासन करना, आप थोड़ा संभालिए। मैं फिर से आह्वान करूंगा, थोड़ा आराम ये जो गली मोहल्लों का नॉलेज रखने वाले थोड़ा मेरे को बंद करना क्यों बढ़ाइए? आराम से बैठिए। आपके प्रश्न सभी लिए जाएंगे, पर मैं प्रश्न सर आपसे रिक्वेस्ट, राकेश जी रिक्वेस्ट, राकेश जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा राकेश प्लीज आप आराम से बैठे। आपके प्रश्न, आप प्रश्नों को, आपको पता ही नहीं है गली मोहल्लों। आपको मैं प्रश्न लेंगे, आप ऐसे बहस मत करिए। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न नीचे पूछ रहे हैं, आप थोड़ा आराम से बैठिए। अगला प्रश्न स्वास्थ्य सेवाओं पर, अगला प्रश्न स्वास्थ्य सेवाओं पर। बबली जी आप थोड़ा शांत होइए। मैं अगला प्रश्न स्वास्थ्य सेवा पे बात करूंगा, सीएजी के आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। इसमें आपत्ति ना कांग्रेस को, ना भाजपा को, ना आम आदमी पार्टी को। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा मौतें हुई, चाहे सरकार भाजपा की रही चाहे कांग्रेस की रही किसी, और हिमाचल पूरे भारतवर्ष में एक पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पे नेशनल एवरेज की 6.9 मौतें सबसे ज्यादा हिमाचल में हो रही है, चाहे कांग्रेस की बात रही चाहे भाजपा। उत्तर दोनों पार्टियों के नेताओं से लेंगे, क्या कारण है कि आपकी सरकार में जो सीएजी का आंकड़ा है, तो जिसको हम बीआरएस सिस्टम बोलते हैं, एक सर्वे के अनुसार हिमाचल में सबसे ज्यादा मौतें सरकारी अस्पतालों में, क्या कारण है? ऐसा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन करने के लिए पहली बार इस देश के अंदर हिमाचल को 3 मेडिकल कॉलेज मिले हैं। वर्षों से घोषणाएं होती रही, हमारी सरकार अब 2 महीनों में यहाँ का भी हमीरपुर जिला के अंदर भी मेडिकल कॉलेज जनता को समर्पित कर रहे हैं। एम्स जैसा इंस्टीट्यूट हिमाचल का सौभाग्य है स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतरीन करने के लिए। नाहन में मेडिकल कॉलेज, चंबा जैसे जिला जो पिछड़ा जिला। राकेश जी यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, सीएजी के आंकड़ों के अनुसार ही बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आप सुनिए सीएजी के आंकड़ों को हम ठीक करेंगे, इसीलिए कॉलेज खोले। आप सीएजी बार कह रहे देखिए सीएजी की तो रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट को ठीक करेंगे तो सीएजी तो कंप्यूटर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है सर। एम्स जैसा इंस्टीट्यूट इसलिए हिमाचल में लाए कि भाई उसको ठीक करना है। अगर यहाँ के स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल में नहीं ठीक है, उनको ठीक करेंगे। इस दिशा में काम किया है। नहीं, पर एक यहाँ पे बात हो रही थी, बबली जी बात यहाँ पे हो रही थी कि जरा बुरा मत मानिए, मैं तीनों पार्टी से आग्रह करूंगा, प्रश्न होंगे हमारे, प्रश्न आपके ऊपर, जनता के ऊपर, पर माहौल ना खराब करें। सीएजी की रिपोर्ट, मैं तो हूं नहीं, सीएजी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल बैठे हैं वहां पे शिमला में, उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज खोले थे। आज की डेट में हर कोई एक्सीडेंट होता है वो जाता है चंडीगढ़। 2015 में जब हिमाचल में वीरभद्र जी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी ने 30 करोड़ रुपया सरकारों को दिए। आज 10 साल हो गए, 5 मेडिकल कॉलेज, और आप ही के अफसरों ने क्या दिया? शिमला, मंडी और हमीरपुर की साइड सीट थी। रामपुर में पेड़ बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेज नहीं बना, और ये आपका रामपुर में भी कुछ ऐसा था। तो सीएजी ये मेडिकल कॉलेज जो थे, 5 मेडिकल का जो प्रोजेक्ट था, इसके बारे में हमारे को हम ये कह रहे कि उस दिशा में भाई 2 महीने बाद हम मेडिकल कॉलेज जनता को समर्पित कर रहे हैं, अगले महीने एम्स जनता को समर्पित कर रहे हैं। वहाँ पर जो सुविधा तक नहीं थी उस दिशा में, और एक हमने जो पीजीआई का सेंटर ऊना में शुरू किया वो भी जनता के लिए समर्पित करेंगे। जो कमियां रही थी हमने उस रिपोर्ट को हमको निगलेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम उसके ऊपर कार्रवाई करके हमारी सरकार ने काम करके उसको आगे बढ़ाया, उसको बेहतरीन करने के लिए उस दिशा में काम शुरू किया। क्या कहेंगे सुनील शर्मा जी, क्या कहेंगे जो ये बता रहे हैं? मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं। हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज जो कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब गुलाम नबी आजाद जी हेल्थ मंत्री होते थे केंद्र सरकार में, 100 करोड़ रुपए दिया था इनको। अरे हॉस्पिटल की बात, कॉलेज की बात छोड़िए, 5 साल से आपको बच्चों का हॉस्टल तैयार नहीं किया गया। हॉस्टल के मेडिकल कॉलेज के बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये अस्पताल, यहाँ पे कोरोना टेस्ट की मशीन जो है वो 35 लाख रुपया ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की विधायक निधि से दिया गया। कोरोना टेस्ट के बीच में वैक्सीनेशन की बात करते हैं, इनसे टेम्परेरी कोरोना सेंटर नहीं बनाए गए। कुछ लोग कोरोना की वजह से मरे, लेकिन कुछ लोग कोरोना की दूसरी बीमारी से इसलिए मरे क्योंकि उनको अस्पताल में जाना मना था, उनका इलाज होना बंद हो गया। इनसे 2 साल में कोई भी कोरोना के लिए टेम्परेरी शेड नहीं बनाया गया। कभी भोटा हॉस्पिटल में, कभी हमीरपुर हॉस्पिटल में, कभी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में काम किया। ये केवल मात्र जुमलों की सरकार बनाते हैं, व्यवस्था के नाम पे जीरो हैं। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, ये कहीं भी सफलता की बात नहीं करते हैं। और कहना चाहूंगा, अभी जो बच्चे एग्जाम देते हैं, कमीशन का एग्जाम देते हैं, पुलिस भर्ती लीग का एग्जाम देते हैं, लाखों बच्चों ने पेपर भरा, पुलिस भर्ती का मामला लीक हुआ, क्या उन बच्चों की एग्जामिनेशन फीस वापिस की गई? इससे पहले जेओ के एग्जाम हुए, 4 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, क्या उनका एग्जामिनेशन फीस वापिस की गई? कोरोना के समय में एचपी यूनिवर्सिटी हो या एचपीटीयू हो, 1 रुपया भी फीस में कम नहीं किया गया है। उत्तर ले लेते हैं। शर्मा जी क्या कहेंगे इसके बारे में? एक तो ये बार कोरोना की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जानकारी रखनी चाहिए हमारे साथी कि जो वैक्सीनेशन की पहली डोज पूरे हिमाचल प्रदेश, पूरे देश के अंदर लगी, उसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर आया जिसमें हर व्यक्ति तक
उस डोज को, वैक्सीनेशन को, वो चाहे लाहौल स्पीति की बात हो, चाहे डोडरा क्वार की बात हो, उसमें हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और हिमाचल प्रदेश पहली डोज में भी और दूसरी डोज में भी पूरे हिमाचल प्रदेश में पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर आया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से घोषणा की है, इसके लिए मैं जयराम ठाकुर जी और उनकी सारी टीम को बधाई देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश में हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, जब कोरोना के डर से कांग्रेस के लोग घरों में छुपे हुए थे, हमारे लोग सड़कों पर उतरकर लोगों की मदद की। ये बताएं ये लोग कहाँ छुपे थे सारे देश के अंदर? हिमाचल प्रदेश के अंदर भी युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के जो पीड़ित लोग थे उनकी मदद की, उनकी हेल्प की और हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 पे पहुंचाया। तब ये लोग कहाँ छुपे थे? आज ये बात करते हैं कहाँ से सरकार आएगी उनकी? जनता ये फिर से बैठेंगे, इनको फिर से आराम देंगे। भाजपा की सरकार आ रही है 2022 में। राकेश जी ये जवाब ले लेंगे, पहले अनिल मनकोटिया जी से बात करेंगे। ये जो दोनों पार्टियां आरोप लगा रही हैं, स्वास्थ्य की बात करें या हॉस्पिटल्स की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, मैं शुरू करना चाहूंगा, जो पैंडेमिक है, इन्होंने भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पैंडेमिक आपदा को अवसर बनाया। आप देखिए राजीव बिंदल जी का इस्तीफा, अजय गुप्ता जी जो उस टाइम निदेशक थे, उनकी जो ऑडियो पूरे हिमाचल प्रदेश में सुनी, 5 लाख की घूसवा मांग रहे थे, पीपी किट घोटाला इन्होंने वहां पर किया, आपदा को अवसर वहां पर बनाया। देखिए, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इनका जो स्वास्थ्य का जो मॉडल है वो दोनों मॉडल फेल है। आप देखिए दिल्ली के अंदर जिस तरीके से जो मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट आम आदमी पार्टी वहां पर लेकर आई है, 220-25 टेस्ट वहां पर फ्री होते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर छोटी सी बीमारी हो जाए, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, चंडीगढ़ से पीछे उसका इलाज नहीं होता है। और आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इससे पहले भी बड़ी बड़ी बातें, जब चुनाव आते बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में अगर हमीरपुर हॉस्पिटल की बात की जाए, बहुत सारे लोग जो है जब उनको पीजीआई रेफर किया तो रास्ते में उनकी मौत हो जाती है और ये मंत्री खुद का अपना इलाज कराते हैं। आप पूछिए जितने भी हमीरपुर के अंदर कांग्रेस और भाजपा के विधायक हैं, क्या कभी पर्ची कटाई यहाँ पर आकर? क्या कभी अपने परिवार का इलाज करवाया कभी यहाँ पर आकर? आप इनसे पूछिए, इनसे खुद पूछिए, इनको जब यहाँ पर अलग अलग ओहदों पर यहाँ पर बिठाया गया है, कितनी बार ये सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, कहाँ पर अपना इलाज करवाते हैं? मुख्यमंत्री खुद अपना इलाज बाहर जाकर करवाते हैं, जितने भी मंत्री विधायक सारे अपना इलाज बाहर जाकर, वोट तो हमारे से लेते हैं, टैक्स आम जनता से लेते हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात आती है तो हमीरपुर हॉस्पिटल के आप हाल देख लो। डॉक्टर लगातार जो है, जो सरकारी डॉक्टर है, वो लगातार आज की डेट में हड़ताल पर जा रहे हैं। जिस तरीके की जो हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार की जो पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो नहीं आई है, जो बच्चे भी पढ़कर जाएंगे वो डायरेक्ट वहां पर नौकरी नहीं लगेगी उनको, उनके लिए इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। आप बताइए इतनी सारी पोस्ट वैकेंट है डॉक्टरों की, उसको कौन भरेगा? ये सारी चीजें जो है, इनका जो मॉडल है वो टोटली जो मॉडल फेल है। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर स्वास्थ्य सुविधा अच्छी करनी है तो निश्चित तौर पर जो आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर लोगों को क्या कहेंगे सुनील शर्मा जी, जैसे आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में? स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और महंगाई, ये केवल मात्र इनके जुमले हैं जिसमें ये पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। पैरामेडिकल साइंस मान ले लीजिए, जेओई का मामला ले लीजिए, इनसे पूछिए कि आपकी टूर ऑन ड्यूटी की योजना क्या है, उसके बाद क्या होगा नौजवानों का। कुल मिलाकर के ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे अभी मनकोटिया जी ने कहा, इस अस्पताल में इन्होंने कोरोना के टाइम की बात की, हॉस्पिटल में डॉक्टर की बात की, कोरोना के समय में डॉक्टरों को पीपीई किट मुहैया नहीं करवाई जा रही थी, हमारे लोग आकर के उनको पीपीई किट दे रहे थे। ठाकुर सुखविंदर सिंह ने नदौन में किट दिया उनको, लेकिन कुल मिलाकर के सारी व्यवस्थाओं में असफल हो चुके हैं, केवल मात्र बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमें तो ये जानना है कि विद्यार्थियों की एग्जामिनेशन फीस का क्या हुआ, विद्यार्थियों का कोरोना में यूनिवर्सिटीज में क्यों फीस ज्यादा ली गई, विद्यार्थियों से जब एग्जाम आप कैंसिल कर देते हैं तो क्या उनकी एग्जामिनेशन फीस वापस करते हैं? और अभी जो पुलिस भर्ती लीक मामला हुआ उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? कब तक परिणाम आएगा? हमारे नौजवानों को कब रोजगार मिलेगा? हम ये जवाब सुनना चाहते हैं। हमीरपुर में पानी की योजना के बारे में इनका क्या योजना है, ये हम पूछना चाहेंगे। और उसके बाद मैं बताना चाहूँ, हमीरपुर में पानी, बिजली, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य हॉस्पिटल, ये सारी की सारी देन, इवन की जहां आप इस गांधी चौक के ऊपर खड़े हैं, ये भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की देन है। इनका यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल मात्र सभी संस्थानों के ऊपर ये सफेदी का काम करते हैं, रंग लगाने का काम करते हैं और भाजपा का झंडा लगाने का काम करते हैं, बदलने का काम करते हैं। इनके पास कोई मैं फिर से जनता से आग्रह करूंगा, अपना प्रश्न भाई साहब देर से जो प्रश्न आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ
कि आपको 2 बार ऑडियंस में से और 2-3 बार ये जो खड़े लोगों ने अग्निपथ के बारे में आपसे पूछा, बट आपने कभी उस क्वेश्चन को मैं प्रश्न लेता हूँ, अग्निपथ के बारे में प्रश्न लूंगा और किसी से आग्रह प्रश्न आगे आइए आप ब्लूटूथ का वहाँ प्रश्न पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए, सिंपल। मैं दोनों पार्टियों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस विकास करती है तो जो हमारे युवा हैं वो बेरोजगार क्यों है फिर? चलिए आंसर लेते हैं, और किसी का प्रश्न प्लीज आप प्रश्न पूछिए। सर मेरा प्रश्न मैंने पहले भी पूछा था कि स्पाइस पार्क का क्या हुआ, आपने इनसे वो प्रश्न नहीं किया। अब मैं लेता हूँ प्रश्न का, और कोई यहाँ पे प्रश्न जरूर पूछे भाई साहब, आप प्रश्न पूछिए। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो निर्यात है वो 14% बढ़ा दिया, ठीक है? तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर निर्यात करने से देश का नाम ऊंचा होता है तो क्या हिंदुस्तानी जो भूखमरी में 103 नंबर पर हम पहुंच गए हैं, तो क्या जरूरी है कि निर्यात किया जाए या पहले अपने लोगों को खाना मुहैया कराया जाए? देखिए ये तीनों प्रश्न जनता के, आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न ये पूछना है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तो पार्टियां एक दूसरे की फाइल खोल के बैठ जाती हैं भ्रष्टाचार की, ये मैच फिक्सिंग कब तक कर देंगे? चलिए ये भी उत्तर लेंगे, आपका किसी का प्रश्न हाँ जी प्रश्न। मैं माननीय बबली जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि कोविड काल में ऐसी क्या बात हुई थी कि इनके प्रदेशाध्यक्ष को रिजाइन करना पड़ा, और पीपीई किट घोटाले और सैनिटाइजर घोटाले के बारे में क्या बोलना चाहिए? चलिए ये भी आंसर लेंगे। अभी जो मुख्य मुद्दा अग्निपथ है, जैसे कांग्रेस का आरोप लगा रहे हैं कि अग्निपथ से युवाओं का जो करियर था वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है कि जब भी कोई नई चीज शुरू होती है तो उस दिशा में अभी तक एक तो कुछ तथ्यों की जानकारी का अभाव है, कुछ लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा युवाओं के हित में फैसले लिए हैं, देश की युवा शक्ति मोदी जी के साथ है। ये कुछ राष्ट्रविरोधी तत्व जो यूपी के चुनाव में भी, मैं बता रहा हूँ, जो यूपी के चुनाव में भी आए थे, मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका प्रश्न ले लिया, नेताओं से उत्तर लीजिए, कृपया शांत बैठे। ये तत्व उत्तर प्रदेश के अंदर भी आए थे, लेकिन जब देश के राष्ट्रवाद की बात आई, देश का युवा मोदी जी के साथ खड़ा हुआ, योगी जी के साथ खड़ा हुआ। हिमाचल, अब इस विषय के ऊपर भी मैं कहना चाहूंगा, मैं युवाओं से अपील करूंगा कि सारे तथ्यों का अध्ययन करके ही फैसला करें। दूसरा, हमेशा मोदी जी ने राष्ट्रवादी तत्वों को आगे बढ़ाया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए। आज भारत हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी आगे बढ़ा है। मेरा युवाओं से ये निवेदन है कि सारे तथ्यों का अध्ययन करके ही आगे की बात करें। दूसरा विषय इन्होंने किया था कि कोरोना काल में सबसे बेहतरीन सेवाएं अगर देश के अंदर किसी ने दी है, मैं कहना चाहूंगा इस मंच से, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने। आज जो पटके पहनकर आ गए, तब वो कहाँ छुपे थे? कहीं नहीं थे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काम किया और इस प्रदेश की जनता की हेल्प की, उसी के कारण हम नंबर 1 पे पूरे देश के अंदर आए। आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, अध्यक्ष का इस्तीफा क्यों? ये पार्टी का मैटर है। जैसे सोनिया गांधी, जैसे मैं प्रश्न करूंगा, जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी 25 सालों से अध्यक्ष बन रहे हैं आपस में, वो आपकी पार्टी का मैटर है। हमने 16 हमारे यहाँ आपसे प्रश्न, हाँ जी बताएं सर, बताएं। अभी एक नौजवान बैठे हैं जो नौजवान मैदान की बात कर रहे हैं और स्पाइस पार्क की बात कर रहे हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, स्पाइस पार्क कांग्रेस की देन थी। बमसन पेयजल योजना, अभी आगे बात करता हूँ, बमसन पेयजल योजना कांग्रेस की देन। और उसके बाद मैदान में हिमाचल प्रदेश की सबसे महंगी खेती के लिए योजना, सिंचाई की योजना, ये कांग्रेस की देन। और हमने स्पाइस पार्क के लिए जमीन दी। अगर आपकी सरकार केंद्र में, आपकी सरकार प्रदेश में, आप स्पाइस पार्क की योजना को मजबूत बनाने के लिए आपकी सरकार ने कौन सा काम किया? आपकी सरकार एक ही काम करती है, कांग्रेस की योजनाओं में अड़ंगे अड़ाना आपकी काम है, चाहे वो लोगों के हित में योजना हो। आप शुरू करवाइए, मोदी जी को बोलिए, जयराम जी को बोलिए कि स्पाइस पार्क को शुरू किया जाए। जमीन हमने दी, पैसा हमने दिया, योजना हमने बताई। बमसन पेयजल योजना हिमाचल प्रदेश की सबसे महंगी पीने की पानी की योजना,
बक्सर में धूमल जी मुख्यमंत्री होते थे, पानी वीरभद्र जी ने दिया। सिंचाई की योजना नदौन में हिमाचल प्रदेश की सबसे महंगी योजना। तो नौजवानों, अपनी सरकार से काम लेना सीखो। आपकी सरकार बनी जनता के विश्वास के ऊपर, जनता के काम करिए। और छात्रों के हित में टूर ऑन ड्यूटी नहीं है, नहीं होगा, नहीं रहेगा। क्या कहेंगे अनिल मनकोटिया जी इसके बारे में, जो कि ये नदौन की एक योजना के बारे में बता रहे थे? नदौन की योजना से पहले जो साथी ने सवाल पूछा अग्निपथ को लेकर, भाजपा प्रवक्ता अभी तक अग्निपथ का एक भी फायदा नहीं बता पाया। आप देखिए, अग्निपथ जो योजना है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। जीडीपी का 2% जो है वो सेना के बजट के ऊपर खर्च होता है, और आज की डेट में जो तथ्य लोग दे रहे हैं, 18% जो है वो सेना का जो बजट है उसका 18% जो है वो पेंशनर्स के ऊपर खर्च होता है। आज की डेट में जो अग्निपथ योजना लाई गई है, बड़ी सोची समझी साजिश है। ये सेना के अंदर जो है किस तरीके से पेंशन खत्म करनी है, इसलिए योजना लाई गई है। इससे पहले जब से नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर आई है, इन्होंने सारे के सारे महकमे बेच दिए। रेलवे हो गया, आपका एयरपोर्ट हो गया, बंदरगाहें होगी, LIC होगी, जितने भी जो जिनसे जो है सरकार को वहां पर अच्छी आमदन वहां पर होती थी। BSNL का हाल आप देखो। तो अग्निपथ की जो हम बात कर रहे हैं, अग्निपथ को लेकर एक भी फायदा ये बता नहीं पाएंगे, मुझे मालूम है। जिस तरीके से कृषि कानून का फायदा बता रहे थे, बाद में यू टर्न मारा ना। पहले फायदे बता रहे थे, फिर वापस लेने के फायदे बताने पड़े। चलिए जवाब ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप इसके बारे में बताएंगे कि क्या अग्निपथ के बारे में जो अभी भी जिनका जो प्रश्न है, संशय जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बारे में? ऐसा है कि कुछ प्रश्नों का संशय कुछ लोगों के पास परमानेंट रहता है। हमने इसमें कहा कि एक तो ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा, दूसरा विषय इनको टेंशन होगी कि पेंशन बंद हो जाएगी। ऐसा कोई भी विषय उसमें प्रावधान कहीं भी मुझे बताएं। ये तो ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले, उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रस्ताव है, उसको हम धीरे धीरे ज़्यादा युवाओं को रोजगार का मुद्दा भी खत्म हो रहा है। 2024 में कांग्रेस की जो 19 में स्थिति थी उससे भी बदतर होने वाली है। 2024 में हम 350 का भी आंकड़ा पार करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में भी मैंने कहा है कि जिस तरह हमने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में सरकारें बनाई हैं, उसी ताकत से हिमाचल में भी रिपीट करेंगे। हमने 2000 जो युवाओं का गुमराह करने का प्रयास लोगों ने और किसानों को पहले भी किया था, ये सारा युवा हमारे साथ चलेगा। अभी जो थोड़ा सा कुछ युवा गुमराह हुए हैं उनको भी तथ्यों के साथ हम जोड़ते हुए आप देखेंगे आने वाले समय जो भी युवा के खिलाफ कोई बात होगी उसमें हम भी माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि उन तथ्यों को हटाकर युवा शक्ति के पक्ष में फैसला हो। और मैं बता दूं कि 2000 जिस तरह 14 में जीते, हम लोग 19 में भी जीते, हम 24 में भी जीतेंगे और कांग्रेस को जगह नहीं मिलेगी विपक्ष में भी बैठने। सुनील शर्मा जी से उत्तर लेने क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे बोल रहे हैं 2024 में सरकार बनेगी, इनके मुंगेरी लाल के सपने हैं। गोवा में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, आपके लोगों को पोस्टर तक नहीं लगाने दिए गए पंजाब में। आप हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जब भी इनसे रोजगार की बात करते हैं, पुलिस भर्ती लीक मामले की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं और कोई भी बात करते हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इनके पास जवाब नहीं है। 2022 में क्या होगा, इनको सपना आता है। रोजगार नौजवानों के ऊपर कल लाठीचार्ज किया गया, धर्मशाला में नौजवानों को मोदी जी से मिलने नहीं दिया गया, उनको पुलिस की वैन में डाल करके अंदर कर दिया गया। क्या ये लोकतंत्र है? इनको एक ही मामला करने आता है, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने के लिए, आतंक का माहौल पैदा करने के लिए उसके ऊपर ईडी का छापा मार दिया जाता है। कुल मिलाकर के ये आतंक की सरकार है और कहीं ना कहीं ये सरकार घुसपैठियों से मिली हुई है। चाहे फौज के अंदर इनका गलत कदम हो, हर जगह ये असफल हो चुकी है। राकेश जी, बहुत बड़ा आरोप घुसपैठियों से मिली आपकी सरकार, जैसे वहां से बोल रहे सुनील शर्मा जी कांग्रेस से, क्या कहेंगे? मैं अभी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बात कर रहे थे, तो लोकतंत्र में ही आपने उत्तर प्रदेश में 400 कैंडिडेट खड़े किए थे, 300 की जमानत जब्त हो गई। वहां क्यों जमानत जब्त? अब ये फिर वही जा रहे हैं, अरे धर्म के नाम के ऊपर वोट मांगते हैं, जात के ऊपर वोट मांगते हैं, मंदिर के नाम के ऊपर वोट मांगते हैं, मस्जिद के नाम के ऊपर वोट मांगते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ना तो धर्म के ऊपर, न मंदिर के ऊपर, न मस्जिद के ऊपर वोट दिया जाएगा। सरकार की योजनाओं के ऊपर क्या कहेंगे? जैसे आरोप लगा रहे हैं मंदिर के नाम, मस्जिद के नाम, क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये कांग्रेस वाले हमें कहते थे, सदन के अंदर भी हमने कहा कि ये
अयोध्या में मस्जिद गुलामी का प्रतीक है, 500 साल की गुलामी का। हमने मुद्दा उठाया तो ये कहेंगे कि मंदिर कभी नहीं बनाएंगे और डेट भी नहीं बताएंगे। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि अयोध्या के अंदर दुनिया का सबसे भव्य मंदिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी के नेतृत्व में इनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। वो मंदिर का काम चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कलंक था उसको हटा दिया है और इनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। जो ये कहते थे कि कभी डेट नहीं बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, अब बन रहा है। तो देखिए चल के, जिसको डाउट है उनको मैं ले चलता हूँ अपने। क्या कहेंगे मनकोटी जी, जैसे आरोप लगा रहे हैं कि इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों के ऊपर जो है चुनाव जीता? देखिए, आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, छोटे धर्म सबकी आस्था है, लेकिन आप अच्छे स्कूल भी बनाइए, आप अच्छे अस्पताल भी बनाइए। इससे पहले जितने भी यहाँ पर चर्चा जो चली है, आप देखिए मंदिर बड़ा अच्छी बात है, मस्जिद जो भी जिस धर्म में आस्था रखता है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इसको लेकर दोनों सरकारें जो है पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, इवन केंद्र के अंदर अगर ये बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, आप देखिए इससे पहले जो चर्चा कर रहे थे, स्वास्थ्य के अंदर इनके बुरे हाल हैं, एजुकेशन के अंदर इतने बुरे हाल हैं। बेशक बोलने के लिए बोलते कि हम फर्स्ट नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे हैं, लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से इन्होंने शिक्षा का व्यापारीकरण यहाँ पर किया है, आज की डेट में शिक्षा आम इंसान से वहां पर दूर हो रही है। आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से राजनीतिक क्रांति आम आदमी पार्टी द्वारा लाई जा रही है, आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर बड़े कम समय में, बहुत कम समय में जो है हिंदुस्तान के अंदर बहुत स्पीड से बढ़ रही है। और आने वाले समय के अंदर हिमाचल प्रदेश के जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो संगठन खड़ा हुआ है, आने वाले समय के अंदर जो है बुनियादी मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। आप मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, जो मर्जी बनाओ, लेकिन जो जनता के मसले हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, इन मुद्दों के ऊपर जो है हम लोग इनको वापस लेकर आएंगे और उन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। सुनील शर्मा जी, जैसे ऊपर आरोप लगाया है कि इनकी सरकारों ने वो काम किया जो पिछले 500 सालों में हुए, क्या कहेंगे? मैं बताना चाहूंगा इनकी सरकारों ने क्या काम किया, बहुत जल्दी याद आ जाएगा। अनुराग ठाकुर जी सेंटर में आ, जयराम जी हिमाचल प्रदेश में आ, रेल लाइन आ गई आपकी, रेलवे लाइन आ गई आपकी। 10 साल से आप रेलवे चला रहे हैं, इंजन पहुंच गया रेलवे का अनुराग ठाकुर जी का। जाहू में जयराम जी का हवाई अड्डा बन गया। अरे इतने बड़े बड़े ऊंचे पदों पे रह करके आप इतना झूठ बोलते हैं, जुमले बोलते हैं, जवाब दीजिए। जुमले बोलते हैं, रेलवे लाइन कहां पे गई, क्या कहेंगे इसके बारे में? थोड़ा सा नजर करने की बात है, ऊना तक रेल थी, उसको चिंतपूर्णी तक पहुंच गई है और इनको शक है जिस तरह मंदिर बन रहा है उसी तरह आपको रेल में भी बिठा के लाएंगे। जिनको शक था और प्रश्न करते थे मंदिर कभी नहीं बनाएंगे, उनको अब अयोध्या ले चलेंगे और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ उनको ट्रेन में बिठा के लाएंगे। उन्होंने क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि मंदिर बना दिया, मस्जिद नहीं, बाकी रेलवे लाइनें वो भी बन जाएगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले 10 साल से बन रही दुनिया देख रही है। जाहू का हवाई अड्डा बन गया, दुनिया देख रही है। अरे दुनिया इनको इन्हीं नामों से बर्बाद कर देगी, ये यही बात कहते रहेंगे। अरे 10 साल में रेलवे कहाँ पहुंची? जाहू का अभी घनेटा में एक सुरंग बन रही थी, वो कहाँ बनी? क्या बात करते हैं? भटकाने बन जाएगी, बन जाएगी। अरे हमीरपुर में पानी तक तो आता नहीं है, हमीरपुर में पानी तक तो आता नहीं है। बस स्टैंड के आयोजन इनका ढीला पड़ा हुआ है। कौन सी योजना बनाते हैं ये? हमने इनको सीमेंट दिया, हमने हमीरपुर को पानी दिया, हमने हमीरपुर को शिक्षा दी, हमने हमीरपुर को अस्पताल दिया, डीसी ऑफिस दिया, अदालत का बिल्डिंग दिया। अरे आप पानी तो ला दीजिए। आपका 10 साल से विधायक क्या रहा, हमीरपुर में पानी तक नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कहा गया, बुनियादी मुद्दों के ऊपर वोट मांगे जाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। और अगर आप रेल ला देते हैं 3 महीनों में 1000 रुपया रेल में बजट डाला गया। क्या कहेंगे मनकोटी जी इसके बारे में, जैसे दोनों पार्टियां इल्जाम लगा रही हैं एक दूसरे पे? वैसे है तो बड़ी शर्म की बात, बड़ी शर्म की बात है। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, लेकिन वो क्लर्क का काम वहां पर करते हैं। आप बताइए कितनी कल्याणकारी योजना यहाँ पर लेकर आए? सिर्फ वो मैं समझता हूँ कि क्लर्क वहां पर रह गए हैं। अगर ट्रेन की बात की जाए, रेल लाने की बात की जाए, लगातार पिछले कई सालों से हम लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन इस मामले में जो है वो बिल्कुल फेल हुए हैं। राकेश जी ये आरोप लगा रहे हैं कि अनुराग ठाकुर के ऊपर सीधा आरोप की क्लर्क का काम कर रहे हैं मनकोटी जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है, यहाँ पर बहुत से लोग प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन उनके खाते में जो पैसे पड़ते हैं वो केंद्र की योजना से पड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं, मैं बता दूं। इसलिए इस गलतफहमी में रहना, चलो ये कांग्रेस का धीरे धीरे राज्यों में उत्तर प्रदेश से गायब हो गए, जमानतें भी नहीं बच रही हैं, उत्तराखंड में भी बाहर हो गए। धीरे धीरे आप थोड़ा इंतजार करिए।
करिए, हिमाचल में भी बिठा देंगे तसल्ली से। क्या कहेंगे सुनील जी, जमानतें जब्त हो रही हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेल इनसे नहीं बनती, जहाँ हुआ हवाई अड्डा इनसे नहीं बनता, पानी हमीरपुर में इनसे नहीं दिया जाता, अस्पताल में मशीनें इनसे नहीं दी जाती और जमानतें हमारी जब्त हो रही है। अरे अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जाकर के अपने विधायकों से बात कर लीजिए कि योजना बना लीजिए, 3 महीने का समय है और अब जनता जान चुकी है आपकी कोई भी योजना स्वीकार नहीं है, आपका नेतृत्व स्वीकार नहीं है। कांग्रेस जो है बहुमत से सरकार बनाएगी और व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार बनाएगी। मैं अब इस डिबेट को बस खत्म करने जा रहा हूं। बस आखिरी क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन, ज्यादा एक दूसरे को ऊपर मत लगाना। बताइए, प्रश्न बताइए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप बीजेपी से पूछ रहे हैं या कांग्रेस से पूछ रहे हैं? मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस से भी पूछो। नहीं, मैं बीजेपी से पूछना चाह रहा हूँ, सत्ता पक्ष से पूछना चाह रहा हूँ कि हमीरपुर के बस स्टैंड के बारे में इनका क्या स्टैंड है। और ये बार बार एक बार बोले कि ये ट्रेन चिंतपूर्णी पहुंच गई, हमीरपुर पहुंच गई। 69 हाईवे इन्होंने पास किए थे, नितिन गडकरी जी ने रोटरी चौक में जो है उद्घाटन किया था, अब तक क्यों नहीं बने वो? देखिए, आरोप बहुत गंभीर है, आप बैठ के बोलिए, जल्दी बोलिए। मेरा क्वेश्चन भाजपा प्रवक्ता से है। इन्होंने कहा कि जो अग्निपथ पॉलिसी है या वो चेंज नहीं हो रही है, इन्होंने भर्ती क्यों कैंसिल की जिन्होंने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया? आप कांग्रेस से भी क्वेश्चन पूछिए, भाजपा से पूछ रहे हैं, पूछिए। भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन उन्होंने गांधी जी का अपमान किया है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह जी ने कहा था कि गॉडसे जो है वो क्रांतिकारी है और गांधी जी जो है वो हमारे देश के लिए उन्होंने जान नहीं दी। तो गॉडसे का सम्मान करना हमारे देश के लिए कोई बहुत बड़ी बात है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपके प्रश्नों का जवाब, आपने प्रश्न पूछे, उत्तर दे रहा हूँ, पर बैठिए, आज पूछिए आप प्रश्न। वो मैडम जी से प्रश्न पूछ लेते हैं। मैडम जी पूछिए, जल्दी पूछिए प्रश्न, डिबेट खत्म हो गया, बताइए। मेरा बीजेपी से सवाल है कि कश्मीर फाइल पे पूरी बीजेपी वाहवाही लूटने वाली, तो आज हर हिंदू हमारा चाह रहा है, चाहे सिख है, ईसाई है, पंडित है, तो उस पर इन्होंने क्या ठोस कदम उठाए हैं? हर दिन लोग वहाँ कर्राते हैं, रोते हैं, अपने घरों को छोड़ के अभी भी आ रहे हैं, तो आप पूछिए कि क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? बीजेपी से सीधा सवाल कश्मीर फाइल के ऊपर कि अभी तक भी वहाँ पे लोग करा रहे हैं, क्या सरकारें कर रही हैं? जैसे मैडम ने पूछा, इसका उत्तर बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार धारा 370, जो लोग सपने में भी नहीं सोचते थे कि कभी हटेगी, वो हमने हटाई है। आप सोचिए, कश्मीर देश से अलग था एक हिस्सा, किसी में दम नहीं था। कांग्रेस के लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, हमने वो धारा 370 हटाई है, कश्मीर को आम देश की तरह जोड़ने का प्रयास किया। दूसरा विषय, अभी तक जो कुछ अव्यवस्था का भी आलम होगा, उसके ऊपर भी हमारे गृह मंत्री लगातार वहां पर प्रवास कर रहे हैं। वो दिल्ली में बैठकर भाषण नहीं देते हैं, वहां पर जाकर हम प्रयास कर रहे हैं। हमने धारा 370 हटाई, हम बाकी चीजें भी ठीक करेंगे। चलिए, डिबेट को खत्म कर रहे हैं। अंतिम सवाल, तीनों पार्टियों से, सरकारें किसी की भी आई, वो प्रदेश के हित के लिए क्या करेंगे? कांग्रेस से सीधा जवाब, अगर आपकी सरकार आती है, क्या करेंगे? सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मजबूत किया जाएगा। किसी भी शिक्षण संस्थान को, किसी भी संस्थान को बेचा नहीं जाएगा। कोई भी जज मजबूर नहीं होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आपको याद दिला दूं, दिल्ली में 4 सुप्रीम कोर्ट के जज ने पहली बार इतिहास में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तरीका है काम करने का, उसको करा है और किसी को भी उपयोग नहीं किया जाएगा, उपयोग नहीं किया जाएगा, लोकतंत्र को बहाल किया जाएगा। नौजवानों के ये जो टूर ऑन ड्यूटी की जो फौज का, जिस तरीके से किसान बिल वापस किया गया, उसी तरीके से नौजवानों के लिए इनको टूर ऑन ड्यूटी का वापस किया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। क्या करेंगे अगर आपकी सरकार आती है, क्या करेंगे आप हिमाचल की तरक्की के लिए? क्योंकि हिमाचल जो है इस वक्त कर्जे से जूझ रहा है, आप क्या करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन लाना सबसे पहली प्राथमिकता है, और दूसरा जो बुनियादी मसले हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जिस तरीके का मॉडल दिल्ली के अंदर एजुकेशन को लेकर वहाँ पर सेट किया, पूरी दुनिया के लोग उस मॉडल को देखने वहाँ पर आ रहे हैं, उस तरीके का मॉडल यहाँ पर भी सेट किया जाएगा। और जो भी वेलफेयर स्टेट का जो काम होता है, उसमें जो भी लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, उनको हित में रखते हुए ये जो भ्रष्टाचार कांग्रेस और भाजपा ने जिस तरीके से यहाँ पर फैलाया है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज है, 64,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो आम जनता के ऊपर कर्ज है। उस कर्ज को हटाने के लिए
जन कल्याणकारी नीतियां, वेलफेयर स्टेट का काम जो आम आदमी पार्टी आने वाले टाइम के अंदर करेगी। राकेश जी, जैसे कि मैंने बता दिया, आपकी सरकार मिशन फिर से रिपीट होता है, क्या करेंगे आप हिमाचल के लिए? हमारा ये जो डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है, हिमाचल में उसी को कंटिन्यूस करेंगे। दूसरा, जो हमने विकास का रथ आगे बढ़ा है, इस गति को रोकने नहीं देंगे। जो कांग्रेस के समय भ्रष्ट तंत्र के कारण रुका था, आज हमारा चाहे सड़कों की व्यवस्था है, पूरे देश में बेहतरीन सड़कें हिमाचल में हैं। स्वास्थ्य सेवाएं इनको और बेहतरीन, आपने जैसे कहा कि सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार जो डाटा डाउन गया उसको भी बेहतरीन करेंगे। पानी, पीने का पानी पूरे हिमाचल प्रदेश में, आज हिमाचल प्रदेश इस योजना में जल जीवन मिशन में नंबर 1 पर है और सबसे पहले इसको भी सफल करेंगे। इस दिशा में भाजपा की सरकार फिर से काम करेगी। तो इसी के साथ जो है हमारी जो डिबेट है वो अब खत्म हो रही है और अगली डिबेट जो होगी हिमाचल की राजधानी शिमला में कुछ ही दिनों बाद होने जा रही है। आप सभी का मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं और आप यहां पे आए और स्पेशली पुलिस प्रशासन का मैं बहुत धन्यवादी हूं जो कि यहां पर आके इन्होंने सारी चीजें संभाली। आप सभी का फिर से धन्यवाद। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।